लिंडसे ग्राहम के इंटरव्यू की तरफ आते हैं। उन्होंने स्टीफन सैकर को कहा कि हमने 2003 में इन्वेट किया जनाब इराक में, 11 में हम निकल गए, 3 साल बाद फिर हमने इन्वेट किया और इस वक्त 2500 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं ऑन ग्राउंड इराक में। वी विल इन्वेट अगेन इन अफगानिस्तान, हम फिर इन्वेट करेंगे अगर हमें लगा कि इंक्लूसिव सेटअप नहीं बनने जा रहा, खवातीन के राइट्स नहीं वो हो रहे और माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। $2.26 trillion, the richest countries in the world, the most modern armies in the world, दुनिया की जदीद तरीन, अमीर तरीन, अस्करी एतबार से बेहतरीन आर्मीज़, तजुर्बा करके देख लिया 20 साल। जो सबसे ज़्यादा एक वक्त में अमरीकी फ़ौजियों की और इत्तेहादी अफवाज की तादाद रही वो 1 लाख मेरा ख्याल 8,000 थी, 1,08,000 थी। अब कितने और लेके आएंगे, ला के देख लें। इसीलिए तो इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स, इसको कहते हैं सुपर पावर्स का कब्रिस्तान। आप इससे आ जाएं अफगानिस्तान कि उनका मकसद ही अफगानिस्तान के अंदर एक कुड़मस डालना था, अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी करनी तो थी, कर गए। तो अगर वो थोड़ा सा फिर इन्वेड करते हैं तो अफगानिस्तान के मार अंदर खाएंगे, बनाएंगे ना। देखें, अगर एक जो बहुत बड़ा झूठ अमेरिकन से बोला गया, पूरी दुनिया के लोगों से बोला गया और ये एक रियलिटी थी जिसको मास्क किया हुआ था। उसके लिए उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास मीडिया की पावर बहुत है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में बहुत आगे हैं कि जैसे ये 7 या 8,000 फौजी जो है ना, इन्होंने अफ़गानिस्तान को संभाला हुआ था, इन्होंने तालिबान इनके कंट्रोल में था ही नहीं है। या ये देखें, ये साबित हुआ कि अफ़गानिस्तान इनके कंट्रोल में था ही नहीं। ये तालिबान से बात कर रहे थे, तालिबान इस वजह से इनको अटैक नहीं कर रहे थे, जिसका नतीजा 29 फरवरी को वो निकला। लेकिन आप मुझे ईसा नकवी साहब एक बात समझाइएगा, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अमेरिका की अभी भी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड जीडीपी की 24% है। जो गुज़श्ता बजट में इन्होंने आर्मी बजट अनाउंस किया है वो तकरीबन 7,500 अरब से भी ज़्यादा है, यानी कि गुज़श्ता सालों से कहीं ज़्यादा बजट उन्होंने डिफेंस बजट अनाउंस किया है। अमेरिका की फ़ौज भी वापस चली गई है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद अमेरिका ने जितनी भी जंगें की हैं उन्होंने इसी तरह से छोड़कर वो वापस चले गए अपने ममालिक में। चाहे आप उसे कहीं डील करके गए, नहीं डील करके गए, फेंटी खा के गए, नहीं खा के गए, इसी तरह से अनार्की बर्पा करके वो वापस अपने ममालिक में चले गए। तो हाउ वी विल डिफाइन कि यहाँ पर अमेरिका की शिकस्त है कोई? देखें, अमेरिका जो है वो अमेरिका की शिकस्त की डिटर्मिनेशन जो है वो, देखें, अमेरिका आया 20 साल के बाद यहाँ से चला गया। अमेरिका ने कहा था हम टेररिज्म का खात्मा करने आए हैं, हम अलकायदा को और इनको यहाँ से जड़ से उखाड़ने के लिए आए हैं। जाते हुए वो क्या कह रहे हैं कि कौन है सबसे बड़ा थ्रेट? वही अलकायदा, IS के और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और तालिबान के साथ वो करके जा रहे हैं। फिर कहा उन्होंने कि हम नेशन बिल्डिंग नहीं करने आए थे, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद, कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वहाँ पर इस थ्रेट को जो है वो उसके साथ लड़ाई कर सके। ये चले गए हैं, ये दोबारा वापस आ जाएं, ये तीसरी दफ़ा आ जाएं। आप इस सारे का एंड प्रोडक्ट देखें कि अमेरिका जो है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोल इन किए। आप जो असलहे की इंडस्ट्री है, इस सवाल का असल में जवाब वहाँ पर मौजूद है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मैं उस दिन गुफ्तगू भी कर रहा था गालिबन कंबर जैदी के साथ, मैंने उनको बताया कि एक इसराइल की एक डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी है राफेल, नॉट द राफेल जो तैयारे बनाती है, फ्रांस से बना, नो, राफेल जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये एक हथियार बनाने वाली कंपनी है इसराइल की। इतनी इसराइल की ये डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी है। ये बनाती है दुनिया के सबसे अच्छे ATGMs, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। भारत इनसे खरीदता है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। अच्छा, जो इनका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, उससे बचने के लिए, यानी कि जो उसकी शील्ड है वो भी यही बनाते हैं। यानी कि आप बीमारी भी बना रहे हैं और बीमारी का इलाज भी बना। अच्छा, अब जिसको अपना ATGM बेचेंगे उसको तो आप उसका तोड़ नहीं बेचेंगे ना। हाँ। वो तो उसके पास तो वो मिसाइल मौजूद है, वो जिसके पास तो वो गाइडेड मिसाइल मौजूद है, उसने तो किसी पे मारना है। तो जिस पे मारना है फिर उसको आप उसका इलाज बेचेंगे। तो ये जो असलहे का कारोबार है, और अमेरिका जिस तरीके से यमन के लिए कौन डिफेंस, जितना जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं दुनिया के जो सबसे बड़े व्यापारी हैं असलहे के, वो आप एक दफ़ा जाएं, गूगल कर लें, बहुत आसान काम है, कोई भी कर ले, इस सारी चीज़ को समझ लेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से बनती हैं, उनको हवा कौन देता है, उनके लिए सप्लाई कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से लगता है, आपको समझ आ जाएगी
कि ये सारा कुछ इसमें, ये सारी पीछे इसके कहानी क्या है।